हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम आपको वो समाचार लाने की कोशिश करते हैं जो आप तक दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते, और वो समाचार जो भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत अहम होते हैं। आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है। ईरान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जाने वाली जंग की धमकियों के नाकाम होने के बाद बातचीत की ऑफर के मामले में भी वो नाकाम हो गया है। ईरान ने उनकी ऑफर को ये कहते हुए ठुकरा दिया है कि वो ट्रंप को बातचीत के काबिल नहीं समझता। ईरान की तरफ से अमेरिका के वार्ता की पेशकश ठुकराए जाने के तुरंत बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने अरब देशों और ईरान के बीच जंग शुरू करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। थर्सडे को ओमान की खाड़ी में 2 तेल टैंकरों पर हुए हमलों के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ईरान पर इस हमले की जिम्मेदारी डाल दी है, जिसे ईरान ने निराधार झूठ बताया है। साथ ही ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा है कि तेल टैंकरों पर संदेहजनक यानी सस्पिशियस हमलों के बाद इस इलाके के देशों को आपस में बातचीत करनी चाहिए ताकि जंग की साजिश नाकाम हो जाए। ओमान की खाड़ी में 2 तेल टैंकरों पर उसी दिन हमला जब जापान के प्रधानमंत्री ईरान में थे काफी अहम है। अब से पहले यूएई के फुजैरा के पास 2 तेल टैंकरों पर हमला हो चुका है। उस वक्त भी अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया था, लेकिन उन हमलों की जांच रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं की गई है। थर्सडे को जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ट्रंप की बातचीत की ऑफर के बारे में कहा, तो अयतुल्ला खामेनेई ने साफ कह दिया कि वो ट्रंप के साथ अब से पहले के तजुर्बे की रोशनी में उन्हें जवाब के काबिल नहीं समझते। इसके तुरंत बाद थर्सडे को ही अमेरिका ने ईरान और अरब देशों के बीच जंग शुरू कराने की कोशिश तेज कर दी और वाशिंगटन और लंदन की तरफ से ओमान की खाड़ी में 2 तेल टैंकरों पर हमले की जिम्मेदारी ईरान पर डाल दी गई। इसी बीच ईरान ने 2 तेल टैंकरों के 44 कर्मचारियों की जान बचाते हुए उन्हें सुरक्षित निकाल लिया है। वेडनेसडे यानी बुधवार और थर्सडे को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ईरान में थे। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने जापान के दौरे के वक्त टोक्यो में शिंजो आबे के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आबे के ईरान से दोस्ताना संबंध है, अब वो देखते हैं क्या होता है। उन्होंने जापान से अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर यानी मध्यस्थ का रोल अदा करने के लिए कहा था। इसके बाद ही शिंजो आबे ईरान आए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला सैयद अली खामेनेई ने अपने अंदाज में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि वे उनकी सद्भावना की इज्जत करते हैं, यानी वो जो वेल विश और शांति के लिए जो उनकी कोशिश है उसको वो रेस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किसी जवाब या रिएक्शन के लायक इंसान नहीं समझते। अयतुल्ला खामेनेई ने आगे कहा कि हमें आपके सद्भावना और गंभीरता के बारे में कोई शक नहीं है, यानी आपकी वेलविश जो आप कोशिश कर रहे हैं और आपकी सीरियसनेस, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन आपने जो अमेरिकी राष्ट्रपति को कोट करते हुए जो कहा है, मैं जाती तौर पर ट्रंप को किसी भी संदेश का लेन देन करने के लायक नहीं मानता हूं और मेरे पास ट्रंप के लिए ना कोई प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन है और ना ही होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने आगे कहा कि 2015 के परमाणु समझौते के लिए हुई वार्ता के बाद जिस तरह से अमेरिका इस समझौते से अलग हुआ है, ईरान उस कड़वे तजर्बे को दोहराने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के वरिष्ठ नेता ने कहा कि ईरान 5 या 6 वर्षों के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ बातचीत में लगा रहा और एक परिणाम हासिल किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी अक्लमंद इंसान किसी ऐसे देश के साथ बातचीत शुरू नहीं करेगा जो सभी समझौतों से मुकर गया हो। उन्होंने ये भी कहा कि दबाव के कारण, दबाव की वजह से कोई भी इज्जतदार देश जो अपने फैसले खुद करता है वो ऐसी बातचीत में शामिल नहीं होना चाहेगा। अयतुल्ला खामेनेई ने आगे कहा कि ट्रंप का ये दावा झूठा है कि वो ईरान में सरकार बदलना नहीं चाहते। अगर वो इस तरह के बदलाव की ताकत रखते तो वे जरूर ईरान में सरकार बदल देते। अयतुल्ला खामेनेई से मिलने से पहले जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ बंद कमरे में और डेलीगेशन लेवल की बात करने के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनका देश ईरान के आसपास के तनाव को कम करने में
रोल निभाना चाहता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में शांति पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसी भी मिलिट्री टकराव से बचने की कोशिश की जानी चाहिए। जापानी प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान मिडिल ईस्ट में एक महत्वपूर्ण देश रहा है और इस इलाके के स्थिर रहने और किसी भी टकराव से बचने के लिए ईरान की रचनात्मक भूमिका यानी कंस्ट्रक्टिव रोल निभाना जरूरी है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे बुधवार को ईरान के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे थे। थर्सडे को वे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई से मिले। उन्होंने आयतुल्लाह खामेनेई की परमाणु हथियार के खिलाफ दिए गए फतवे का भी जिक्र किया और ईरान के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के साथ सहयोग का पॉजिटिव तरीके से स्वागत किया और उम्मीद जताई कि तेहरान आइंदा भी 2015 के परमाणु समझौते पर अमल जारी रखेगा। आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से 2 टूक जवाब मिलने के तुरंत बाद ओमान की खाड़ी में 2 तेल टैंकरों पर हमलों के बारे में पोम्पियो ने वॉशिंगटन में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ये हमले ईरान ने किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह आकलन यानी ये जो असेसमेंट है, खुफिया सूचनाओं, हथियारों का इस्तेमाल, ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जरूरी स्पेशलाइजेशन के लेवल शिपिंग पर हाल ही में इसी तरह के ईरानी हमले, जिसका उन्होंने पहले इल्जाम लगाया था, और इस तथ्य पर आधारित है कि इस इलाके में जो सरगर्म किसी भी प्रॉक्सी ग्रुप के पास इस तरह के काम करने के लिए ना तो रिसोर्सेज हैं और ना ही एक्सपर्टीज है। साथ ही ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने भी अमेरिका के आरोप के साथ सहमति जताई है और ईरान को चेतावनी दी है कि कार्रवाइयां पूरी तरह से गहरी थीं। उन्होंने कहा कि ये गहरी चिंता का विषय है और पहले से भारी तनाव के बीच ये घटना हुई है। मैं पोम्पियो के साथ संपर्क में हूं और हम अपना आकलन पूरी तरह से सावधानी से कर रहे हैं। ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर ने आगे कहा कि हमारा शुरुआती बिंदु स्पष्ट रूप से हमारे अमेरिकी सहयोगियों पर विश्वास करना है, यानी उनके झूठ पर भी विश्वास करना है। ये बहुत दिलचस्प बात है। वो कह रहे हैं कि हमारा काम करने की शुरुआत यानी जो शुरुआती बिंदु है उसमें विश्वास जरूरी है। उधर सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री आदिल अल जुबैर ने गुरुवार को कहा कि वो अमेरिका के साथ सहमत हैं कि हमलों के पीछे ईरान था। हमारे पास अमेरिकी विदेश मंत्री से असहमत यानी उनके साथ उनकी सहमति के अलावा कोई और सहमति का कोई कारण नहीं है, असहमति का, यानी हम उनसे इनकार कर सकें। हम उनसे सहमत हैं, यानी उन्होंने जो बात कही है हम उसे मानते हैं। अब से पहले ईरान का ऐसा करने का इतिहास है, यह भी सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स ने कहा। इन सब आरोपों के बीच ईरान के संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस में स्थित मिशन ने एक बयान जारी करके आरोपों को निराधार बताते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि यह अमेरिका और उसके मित्र देशों की तरफ से एक और ईरानोफोबिक अभियान का हिस्सा है ताकि दुनिया भर में ईरान से डर पैदा किया जा सके। बयान में आगे कहा गया है कि 13 जून 2019 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ अमेरिकी जो एम्बेसडर है, रिप्रेजेंटेटिव, उनके जरिए भड़काऊ कमेंट एक और ईरानोफोबिक अभियान था। ईरान 13 जून के तेल टैंकर की घटनाओं के बारे में अमेरिका के निराधार दावे को साफ तौर से खारिज करता है। यह बात ईरान की तरफ से साफ तौर पर कही गई है और इसको कंडम करता है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के डेलीगेशन में जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो भी तेहरान आए थे। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने उन्हें बताया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद यानी फाइनेंशियल टेररिज्म जारी रखे हुए और तेहरान हर दिन वॉशिंगटन की तरफ से नफरत भरे प्रोपेगेंडे का सामना कर रहा है। उधर जापान की क्योडो न्यूज एजेंसी के मुताबिक जापान ने ईरान से जोर देकर कहा है कि वो 2015 परमाणु समझौते पर अमल जारी रखे। आपको मैं बता दूं कि ईरान ने कुछ हफ्ते पहले यूरोप से खुलकर कहा था कि अगर 2 महीने में वे समझौते के मुताबिक अपने वादे पूरे नहीं करते तो ईरान फिर से अपनी परमाणु परियोजना यानी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है वो समझौते से पहले की सतह पर फिर से अपनी सरगर्मी शुरू कर देगा। अब अमेरिका और यूरोप जापान के जरिए ईरान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने 2015 न्यूक्लियर समझौते के मुताबिक पाबंदियों पर अमल करे, लेकिन वो अपने किए हुए वादे पूरे नहीं करना चाहते। उसकी मिसाल डोनाल्ड ट्रंप का
इस एग्रीमेंट से अलग होना है। लेकिन मेरा समझना है कि इस मामले में वो गलती कर रहे हैं। अगर ईरान समझौते पर यूरोप के देशों ने काम नहीं किया तो ईरान अपने दिए हुए टाइम पर परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू कर देगा, ऐसा मेरा यकीन है। और पूरी दुनिया 2015 के समझौते से पहले की हालत में होगी और उसकी जिम्मेदारी अमेरिका और यूरोपीय देशों पर होगी, ऐसा ईरान के जिम्मेदार कह चुके हैं। अब से पहले भी ईरान एक ऐसे ही मौके पर परमाणु परियोजना को एक तय वक्त पर दोबारा शुरू कर चुका है, जिस पर अपने को ताकतवर समझने वाले देश अचंभे में थे। मुझे अक्सर आप लोगों की तरफ से पूछा जाता है कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग शुरू करेगा। मैं कहता रहा हूं कि अमेरिका में हिम्मत नहीं है कि वो ईरान से जंग शुरू कर सके, क्योंकि अगर ईरान 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के तुरंत बाद 1980 से 1988 के बीच अमेरिका के उकसाने पर इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के जरिए शुरू की गई 8 साल तक जारी रहने वाली जंग का सामना कर चुका है और उसके बाद तकरीबन 30-32 साल इस एहसास के साथ के उसके आसपास दुश्मन मौजूद है, हर मैदान में तरक्की की है। मैं ये भी समझता हूं कि ईरान ने डिफेंस के मामले में दूसरे देशों के मुकाबले में कहीं ज्यादा तरक्की की है और वो किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। इसी वजह से ट्रंप जंग शुरू करने की हालत में नहीं है। ये बात मैं बार बार अब से पहले भी कह चुका हूं और ये ग्राउंड रियलिटी के असेसमेंट पर बेस्ड है जो मैं बात कह रहा हूं। अब देखना यह होगा कि अब अरब देश अमेरिका और इजराइल के उकसाने पर ईरान के खिलाफ कोई जंग शुरू करते हैं या ये साजिश भी नाकाम हो जाती है। मेरा समझना है कि सऊदी अरब ने जो 2015 में यमन के खिलाफ जंग शुरू की थी, अब वो पलटकर उसके खिलाफ रुख ले चुकी है। अब सऊदी अरब के कुछ सीमावर्ती शहरों के एयरपोर्ट भी हूती के कब्जे में हैं। मुझे लगता है कि सऊदी अरब ईरान से सीधे तौर पर लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। अभी पिछले दिनों एक वीडियो आई थी, हूथी जो यमन के लोग हैं उन्होंने दिखाया था नजरान के पास में जो एयरपोर्ट है, सैनिक एयरपोर्ट, उसमें 45 जंगी जहाज सुरक्षित खड़े हैं और वो हूथियों के कब्जे में हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ, यानी अगर जंग शुरू हुई, तो अमेरिका और इजराइल के हथियारों का कारोबार बढ़ेगा और जंग के अंत तक अरब देशों की बादशाहतों की जड़ें हिल चुकी होंगी। क्या अमेरिका और अरब देशों के बादशाह ऐसा चाहेंगे? इस पर मुझे शक है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। इसीलिए मेरा समझना है कि दुनिया भर की जनता का यह समझना जरूरी है कि खुद को सुपर पावर होने का दावा करने वाले मुल्क जंगें कराकर दूसरे देशों की किस हद तक बर्बादी करना चाहते हैं, ताकि उनके हथियार बिकते रहें और जहां उनकी मर्जी की सरकारें हों वहां के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करके उन देशों को डेवलप ना होने दें। अगर आप देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं को सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। अगर अब तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।